जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी जीडी के 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सभी आज आपके साथ पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इंडियन आर्मी जीडी के 2019 का क्वेश्चन पेपर को हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 25 1 से लेकर 25 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। यदि आप सभी पार्ट 1 ना देख पाए हो तो आपको पार्ट 1 का लिंक हमारे आई बटन पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम सभी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू कर ली जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमसे किया गया है कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमसे बोला गया है कि x का मान ज्ञात करें, x का वैल्यू निकालें। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है। समीकरण है आपका x² माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। यह हमें दिया गया समीकरण, इक्वेशन दिया गया है। आप सभी देखिए ये गुणनखंड विधि से टूटेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड गुणनखंड विधि से जाएगा, इसको तोड़ना होगा पहले। और गुणनखंड विधि मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अपने क्लास 10 के चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ये चीज आपको क्लास 10 के चैप्टर 2 में पढ़ाया गया था। यदि ना भी पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं। देखिए ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, और गुणनखंड विधि बनाने का एक नियम होता है कि हमें इस बीच वाले को तोड़ना होता है। ठीक है, हमें इस बीच वाले को तोड़ना होता है, दो नंबर के डिजिट से तोड़ना होता है। अब देखिए वो दो नंबर से जब आप तोड़िएगा इसे, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों को गुणा करने पर इसके बराबर है। ठीक है, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर है। जब आप उन दोनों को, आप जिस दो डिजिट से इसको तोड़िएगा, आप जिस दो डिजिट से इस 16 को तोड़िएगा, जब आप उन दोनों डिजिट को गुना करें तो गुना करने पर इसके और इसके गुणनखंड के बराबर आना चाहिए, गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसका गुणनफल क्या है? तो देखिए यहाँ है 63 और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे कितना लगा हुआ है 1। तो 63 इंटू 1 इन दोनों के गुणनफल के बराबर, मतलब गुना करना है। तो 63 और यहाँ पे आगे लगा हुआ है 1, मतलब 63 इंटू 1 तो कितना 63। ठीक है, तो आपको ऐसा डिजिट तोड़ना है जिसको तोड़ने पर आपका 63 आ जाए। ठीक है, आपको इस 16 को ऐसे डिजिट से तोड़ना है जिन दोनों को जब आप गुना करें तो गुना करने पर आपका 63 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए उन दो डिजिट को। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। तो हम सभी सर्च करेंगे कि वो कौन सा डिजिट होगा। तो देखिए हमें पहले ये देखना होगा कि 63 किस से जाएगा। ठीक है, तो 63 देखिए 63 हम पहले चेक कर लेंगे 63 किस से कट होगा। तो देखिए 63 पहले तो 1 से देखेंगे, 1 से जाएगा और 63 से जाएगा। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर 63 आ जाएगा। लेकिन देखो मैं 63 केवल इसको नहीं बोल रहा हूं, मैं 63 ये और यहाँ पे आगे वाले से गुना कर रहा हूं। तो आगे देखो x का कुछ तो 1 लगा हुआ है, जिससे 63 इंटू 1 63 गुना 1 63 गुना 1 किया तो 63 आ रहा है, जिसमें 63 बोल रहा हूँ। आपके हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिजिट दिया रहेगा 2 3, तो आपको 63 से इतना में यहाँ पे जो भी उससे गुना करना होगा, उतना लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है इसलिए 63 इंटू 1 कर रहा हूँ और आ रहा है 63 63 आ रहा है। तो देखो ये तो 63 63 आ जाएगा, लेकिन जिसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा? जोड़ने पर देख लो क्या आएगा, 64 आ जाएगा, घटाने पर 62 आ जाएगा। हमें लाना है 16, तो आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखिए ये कितना से जा सकता है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये कितना से जाएगा। 63 किस डिजिट से जाएगा? तो देखो कि ये 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा। देखो यहाँ पे कितना टाइम में 3 से जाएगा, कितना बार में? तो 3 दूनी 6 और 1 बार में 21 दिया 63, 21 3 63 होता है। तो देखो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर तो 63 आएगा, गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। लेकिन आपका जोड़ने या घटाने पर इतना आएगा या नहीं, 16 आएगा नहीं, हमें चेक करना है। तो जोड़ेंगे तो देखो 21 और 3 कितना होता है 24, और घटाएंगे तो 21 में से 3 कितना बचा 18। तो क्या ये जुटेगा? तो नहीं जुटे, तो ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि मिलाना है 16 और आ रहा है 18, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एक लास्ट हमारे पास बच रहा है और वो आपका क्या है, तो वो देखो आपका 63 को आप ना 7 से कट करके देखो। ठीक है, 7 से कट करके देखो तो आपको एक चीज याद होगा। क्या याद है बताओ मुझे? तो 9 7 63, ये आपसे पहाड़ा याद होगा। 7 9 63 9 7 63 आपको याद होगा ये पहाड़ा। 7 9 63 9 7 63। तो देखो जब हम 7 9 63 तो हो जाएगा, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर इसके बराबर आएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर 63 आएगा। और जब जोड़ेंगे घटाएंगे तब देखना है कि इसके बराबर आएगा या नहीं। तो जब जोड़ेंगे तो देखो 9 और 7 16, जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब हमारा सही कॉम्बिनेशन क्या है? 7 और 9। अब किस डिजिट से तोड़ेंगे तो वो डिजिट हो गया 7 और 9, 7 और 9 हो गया। चलिए हम सही 7 और 9 से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो x² था तो x² सेम एज लिख देंगे। उसके आगे देखो यहाँ पे देखो क्या -16x। ठीक है, तो 9 और 7 या 7 9 कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ तो माइनस तो लगेगा ही, और एक डिजिट हमें माइनस के साथ लिखना ही होगा। तो मानो मैंने 9 लिख लिया और 9 7 63 हमें लाना है। 63 हमें 9 और 7 का हमने कॉम्बिनेशन चुना था, तो 7
7 भी हो गया और x टू टेन x भी होगा। हमें साइन देखना होगा कि चिन्ह किसका लेंगे, ठीक है। माइनस था यहाँ पे, मैंने माइनस लगाया हुआ है। अब बीच में कौन सा चाहे साइन लेंगे, कौन सा चिन्ह लेंगे कि दोनों जुटे। तो यदि आप प्लस ले लेंगे तो आपको एक चीज मालूम होगा, माइनस और प्लस जुटता घटता है, ठीक है। यदि आप प्लस ले लूंगा ना मैं, तो माइनस और प्लस घटता है, तो इसमें से हमें 9 में से 7 को फिर घटाना पड़ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे माइनस लूंगा, जब मैं यहाँ पे माइनस ले लूंगा, तो आप ये जानते हो कि माइनस और माइनस जुटता है, और ये जुटेगा और माइनस माइनस जब जुटेगा तो आपको हो जाएगा 9 और 7 16। अब देखो 9 और 7 16 मिलाना है, 16 आ रहा है, और माइनस 16 x लाना है। देखो माइनस 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 ही होता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, केवल जुटता है, जुट गया, और चिन्ह माइनस, तो देखो माइनस रहेगा। अब यहाँ पे हो गया प्लस 63 इक्वल टू 0, ये इतना हो गया। अब देखो ये हो गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आगे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक एक्स यहाँ पे भी है और एक एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 एक्स है, तो हम एक एक्स ले सकते हैं। तो जब मैं एक एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स, 2 एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया तो बचा एक्स। और अब देखो यहाँ पे 9x था, एक्स चला गया 9x में से, तो क्या बचा 9। अब माइनस से मैं माइनस का साइन दूंगा। अब देखो हमें ऐसा डिजिट कॉमन लेना है जिससे ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उधर भी उतना ही ब्रैकेट के अंदर रहे। तो देखो यहाँ पे क्या है 63, तो 9 से 33 जब मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा। देख लो कैसे, 7 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये x है, 7 बाहर चला गया, c अब x बचा तो x हो गया, ठीक है। और देखो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा इसका। जब मैं अंदर जो चिन्ह है, यदि उसका अपोजिट चिन्ह आप बाहर लेते हो, अपोजिट चिन्ह कॉमन लेते हो, तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो अब ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए 63 में से जब 7 जाएगा, 7 से 63 को जब भाग दोगे, भाग के फॉर्म में टूटता है, जब 7 से 63 को भाग दोगे तो 9 बार में जाएगा, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इतना हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो आपका देखो दोनों मिल रहा है, x माइनस 9 x माइनस 9, तो x माइनस 9 हो गया, एक लिख लेंगे, और x माइनस 7 ये मिल गया है इक्वल टू 0, ये हो गया। और जब हम यदि करके इसको तोड़ेंगे, यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x और उधर भेज देंगे तो 0। अभी देखो इधर माइनस में है, उधर कितनी जगह प्लस में, तो प्लस में तो कितना आ गया 9। चलो एक का आ रहा है 9। अब ये सेकेंड वाला भी है तो इसको भी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं इफ, और अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो लिख लूंगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट तोड़ दूंगा, तो ब्रैकेट तोड़ूंगा तो कैसे होगा, ब्रैकेट तोड़ के लिखूंगा तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 0 है, उधर 0 लिख लूंगा। आगे माइनस को, अब ये मैं -7 उधर भेज रहा हूँ, तो -7 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +7, चिन्ह बस बदल जाता है। तो आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 7, क्या आ रहा है 9 और 7, 9 और 7 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 9 7 9, ये देखो इसमें है, सही उत्तर क्या हो गया हमारा डी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 26 हो चुका है, 27 देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, अगर नोट ना कर पाए तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए काफी टाइम हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 हमसे किया गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 27 नंबर सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 32 हो जाए। ठीक है, हमें बताना है कि अगली पारी में वह कितने रन बनाएगा कि उसका जो औसत है वो 32 जाएगा। ऑप्शन दिया जा चुका है। तो देखिए ये औसत का क्वेश्चन है, और औसत का सवाल इस तरह से बनाया जाता है, क्वेश्चन इस तरह सोल्व किया जाता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में, कितनी पारी खेल रहा है वो 14 पारी, और उसका औसत क्या रहा है, तो औसत रहा है 30। तो इन दोनों को कर देंगे हम गुना, और गुना करने पर कितना आएगा, तो जब गुना करेंगे आपसे तो देखो 14 तिहाई से होता है 42, तो 420 होगा। लेकिन मैं आपको गुना करके दिखा देता हूं कि कितना होगा। चलो 30 इधर कर देता हूँ, रफली है इसको, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो। 30 गुना 40, 4 से 0 में गुना करूंगा 0, और 4 से 3 में करूंगा तो हो गया 12, 1 से 0 में करूंगा तो 0, और 1 से 3 में करूंगा तो हो गया 3। तो कितना होगा आपका 0 2 और 4, 420 मैंने बोला था 420 होगा, क्योंकि 14 तिया 42 होता है और 1 0 बैठा देंगे, 420 हो गया। अब देखिए अब आगे चलेंगे, यहां तक हमें बोला गया तो मैंने इतना कर लिया 420। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 32 हो जाए। चलिए तो अब की बार औसत कितना है, तो अब की बार औसत है 32, और बोला जा रहा है अगली पारी। ठीक है, तो 14 पारी खेला था, औसत था 30 का, तो 14वां का अगली पारी कौन सा होगा, आप बताओ। 14 पारी का अगला पारी, 14वां पारी का अगला पारी कौन सा होगा, तो होगा 15वां पारी, मतलब ये 15। तो 15 गुना 32 हमें करना है, 15 गुना 32 करोगे, देखो इसका होगा आपका 480 होगा। लेकिन मैं इधर आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। 32 गुना 15 जब आप करोगे तो होगा 5 दूनी 10 के 16 हासिल 1, 5 3 15 और 1 हासिल दिया हो गया 16, 160।
और 1 से 2 में गुना किया तो हो गया 2, और 1 से 3 में किया तो हो गया 3। कितना होगा? तो 0, 6 और 2 8, और 3 और 1 हो गया आपका 4, 480। तो ये देखो ये आ गया 480। चलो ये हो गया। अब इसका देखिए औसत निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? औसत बराबर ये 15वां पारी में से हम लोग 14वां पारी का औसत को घटा देंगे। तो 15वां पारी का औसत कितना आता है? देखो 480 आ रहा है, और 14वां पारी का औसत कितना आ रहा है हमारा? तो 420 आ रहा है। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे 15वां पारी में से 14वां पारी को, और जब घटाएंगे तो आपका देखो आ जाएगा 60। मतलब उसे कितना के औसत से रन बनाना हो, कितना रन बनाएगा तो उसका औसत 32 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60। वो 60 रन बनाएगा तब उसका 32 जो है, तब उसका औसत जो है 32 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। क्या क्वेश्चन किया गया? ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए ए कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है? तो 10 दिन में। तो हम ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। यहाँ बोल रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो हम सभी ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ चलिए, ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। समझ गए आप सब? देख लो यहाँ पे क्या है, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक नियम है कि वो जितने भी दिन में कर रहे हो हम लोग उसका 1 दिन का काम निकालते हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो 1 दिन में किया गया कार्य यदि 10 दिनों में वो पूरा करा, तो 1 दिन में इसका हो जाएगा 1/10। यदि 2 दिन में होता तो क्या होता? 2/10। 3 दिन में होता तो क्या होता? 3/10। तो 1 दिन में किया गया कार्य है तो 1/10 ये ए के द्वारा हो गया। अब देखो ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी। तो ए और बी मतलब क्या है? ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी द्वारा मिलकर, ए प्लस बी द्वारा मिलकर 1 दिन का कार्य। समझ गए आप सब? पहले हमारा ए दिया हुआ था कि ए द्वारा 10 दिन में कार्य पूरा किया जा रहा है, तो हम ए का निकालिए 1 दिन का कार्य। पहले हम 1 दिन का कार्य निकालिए ए का। उसी तरह में दिया गया है कि ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो हम सभी ए और बी द्वारा मिलकर 1 दिन का कार्य निकालेंगे कि वो 1 दिन में कितना कर रहे हैं। तो देखिए वो 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए इसका हो गया 1/6। यदि 2 दिन में पूरा करते तो क्या होता? 2/6। 3 दिन में पूरा करते तो क्या होता? 3/6। 6 दिन में वो पूरा कर रहे हैं कार्य, और हम निकाल रहे हैं 1 दिन का, इसलिए हो गया 1/6। यदि 2 दिन का निकालते तो 2/6, 3 का निकालते 3/6, इसलिए हो गया 1/6। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ए और बी जितने दिनों में मिलकर कार्य कर रहे हैं उसमें से ए द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य को घटा देंगे। समझ गए आप सब? ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में जितना कार्य कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में जितना कार्य कर रहे हैं उसमें से हम ए जितना 1 दिन में कार्य कर रहा है उसको घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। तो घटाने पर क्या आएगा देख लीजिए आप सब। तो ए हो गया 1/6, ए और बी द्वारा मिलकर 1 दिन का कार्य हो गया 1/6, और उसमें से किसको घटाएंगे? ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। तो ए कितना कर रहा है? तो 1/10। अब 6 हो गया, दिन का घटाव हो गया। अब हम 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 और 10 का एलसीएम कुछ ऐसे निकलेगा कि 2 से ये जाएगा 3 बार में, और 2 से ये जाएगा 5 बार में। तो 2 3 6, 6 5 30। और एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया आपका देखो 30। 6 से इसको कट करेंगे। पहले भिन्न का घटाव बनाने का एक नियम है कि नीचे वाले से नीचे को कट करते हैं। आपका हर अंश हर से यहाँ एलसीएम को कट करेंगे, भाग देंगे। तो हर से जब भाग देंगे तो 6 से 30 से भाग देंगे तो जाएगा 5 बार में, और जितना बार में जाता है उतना सुपर वाले में गुना करते हैं। मतलब कि इसमें गुना कर देंगे तो अब ये क्या हो गया? तो 5 एकम हो गया 5 माइनस 10 से। अब देखो इसका हर से, इसका डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में भाग देंगे। तो 10 से जब 30 से भाग देंगे तो जाएगा 3 बार में, और जितना बार में कट होता है उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो कितना बार में जा रहा था? 3 बार में, और इसका ऊपर वाले में 3 से उतना से गुना कर देंगे। तो 3 से मतलब इसमें गुना करेंगे। तो जब 3 से 1 में गुना कीजिए तो होगी कितना होगा आपका? तो हो जाएगा 3। अब ये कितना आ रहा है देखो आपका? तो ये आ रहा है 2/5 में 3 किया तो 2 आ रहा है देखो आपका 2/30, और 2/30 को जब आप कट कीजिएगा तो हो गया देखो 1/15। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे इसलिए बी द्वारा किया गया कार्य
बराबर क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, मैंने बताया था कि जस्ट उलट देते हैं इसका, तो ये भी 1/15 है, ये जस्ट उलट जाएगा, तो अब क्या हो गया, ये 15, यानी कि कितना दिन में पूरा करेगा ये अपने कार्य को, तो 15 दिन में। चलिए कितना आंसर निकला, ए आंसर है हमारा, ए आंसर है 15 दिन। कैसे निकाला इसको देखो, पहले ए बोला था कि ए 10 दिन में कार्य पूरा करे, तो ए का 1 दिन का कार्य निकाल लिया। अब ए और बी द्वारा बोला गया था कि 6 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ए और बी का 1 दिन का कार्य निकाल लिया। अब जो इतना ए और बी मिलकर कार्य कर रहे थे उसमें से ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य को घटा देंगे, घटाने पर जितना आएगा उसका जस्ट अपोजिट होता है, जानते हो आप सब, उसको जस्ट उलट देते हैं और उलटने पर जो आएगा वही बी द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 1/15 आ रहा था घटाने पर इन सबको, और इसका जस्ट अपोजिट मतलब 15 आंसर हो जाएगा। बी द्वारा कितने दिन में कार्य पूरा किया जा रहा है, तो वो है 15 दिन में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। 29 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 29 हमसे किया गया कि संक्रिया को सरल करें, ठीक है, हमें इस संक्रिया का आंसर देना है, हमें इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहले मैं उस संक्रिया को लिख लूंगा कि संक्रिया क्या दिया गया, संक्रिया दिया गया देखो 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻0 एंड इंटू में आपका है देखो यहाँ पे 0। चलो संक्रिया को सरल करना है, कैसे करेंगे, तो देखो आप सबके दिमाग में आने लगा होगा कि ये घात है, ये घात है, इसको जोड़ दो, इसको घटा दो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आर्मी करेगी, ऐसे ही आपसे इंडियन आर्मी माइंड गेम्स खेलेगी, और यदि आप नहीं पकड़ पाते हो तो देखो ये क्वेश्चन बस 5 सेकंड का है, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में केवल 5 से 10 सेकंड का समय जाना चाहिए। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दोगे तो आप स्पेशली करने लगोगे, इनका पावर जोड़ोगे, इनका पावर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, घटाने पर जो आएगा वो आप करीब 1 से 2 मिनट इसी सवाल में ले लोगे। लेकिन ये देखो ये 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। 10 से 15 भी मैं नहीं मानता हूं, 10 से 15 भी नहीं जाना चाहिए, बस एक डिजिट देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर इतना होगा, और वो डिजिट है देखो यहाँ पे 0। एक चीज आप जानते हो ना कि 0 से किसी भी डिजिट में गुणा करो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये देखो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 0 है, यहाँ पे कौन सा डिजिट आपको दिख रहा है, 0। अब 0 से किसी भी डिजिट में गुणा कर लो आप, 0 से किसी भी डिजिट में गुणा करो 0 होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ 0 के नजदीक तो ये है, तो इसमें 0 से गुणा करेंगे केवल यही ना 0 होगा, ईगो सब कैसे 0 हो जाएगा। तो चीज मैं आपको बता दूं, इससे 0 में करोगे तो मानो ये 0 हो गया, और फिर ये 0 होगा तो इस 0 से इस 0 इसमें भी करोगे तो ये भी 0 होगा, और फिर यहाँ पे जो 0 होगा इससे इसमें करोगे तो ये भी 0 होगा, और फिर यहाँ पे 0 होगा इससे इसमें करोगे तो फिर 0 होगा, और यहाँ पे जो 0 है फिर उससे करोगे तो यहाँ पे तो फिर 0, तो पूरा का पूरा आंसर ही आपका 0 होगा। इसलिए ऐसे ही माइंड गेम्स आपसे इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट में खेलेगी, आपको बस देखना होगा, ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0, और 0 से आप दुनिया के किसी भी डिजिट में गुणा कर लो उसका आंसर 0 ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये देखो इसका डी नंबर उत्तर है 0। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देखेंगे। हमसे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल किया गया कि एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, क्या है, एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपए उधार लिए, तो उसे 1 साल बाद कितनी राशि चुकानी होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से किया गया है। सिंपल इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि उससे 1 साल बोला गया है, ठीक है। यदि सिंपल फॉर्म में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 12 महीना से बोला जाए तो वो क्या हो गया, तो वो आपका हो जाएगा, देखो सिंपल तरीका से बोला तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, उसे घुमाकर बोला जाएगा कि 6.5 महीने बाद, 5 महीने बाद, 14 महीने बाद, 18 महीने बाद आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन ये आपका साधारण ब्याज है क्योंकि उसमें सीधा बोला गया है 1 साल बाद। तो चलिए हमें बताना है, ये साधारण ब्याज से हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो देखो एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपए उधार लिए, तो उसे 1 साल बाद कितनी राशि चुकानी होगी, ठीक है, हमसे ये पूछा गया उसे 1 साल बाद कितनी राशि चुकानी होगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या इसमें मिश्रधन निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर वॉट, उसे कितनी राशि चुकानी होगी, तो जितना उसे पेड करना होगा टोटल मिलाकर, तो वो मिश्रधन हो गया हमारा, ये मिश्रधन। अब इसमें देखिए आपको हमें दिया जा चुका है, मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया, उसने कितना रुपया लिया था उधार, तो 20,000 रुपए। तो जितना आदमी उधार लेता है उसको बोलते हैं मूलधन, और जितना दर लगने के बाद उसे चुकाना पड़ता है तो वो आपका हो जाता है मिश्रधन। समझ गए आप सब, मूलधन किसे बोलते हैं, जितना कोई उधार लेता है, जितना भी कोई उधार लेगा वो मूलधन होगा, उसे मूलधन बोलते हैं, और बाद में जो ब्याज के साथ से चुकाना पड़ेगा उसे मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन उसे ब्याज के साथ कितना चुकाना पड़ेगा 1 साल बाद, वो हो गया मिश्रधन, मिश्रधन में निकालना है। और मूलधन देखो 20,000 उधार लिया था तो 20,000 मूलधन हो गया। अब देखो बैंक से 12% वार्षिक दर, ठीक है, दर को क्या बोलते हैं, रेट, RAT रेट, और रेट क्या है उसका, तो 12%,
ठीक है, देख लिया आप सबने। अब देखो मूलधन को पी से डिकोड करते हैं, मूलधन को पी से सूचित किया जाता है। अब देखो समय हमें दिया गया है, समय मतलब कि टी बराबर कितना दिया गया है, टी बराबर देखो दिया गया है 1 साल, टी बराबर 1 साल दिया गया है। अब देखो हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए आप सब। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन माइनस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या फंक्शन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन माइनस ब्याज। तो मूलधन तो हमें पता है, मूलधन प्लस ब्याज, माइनस नहीं, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। वो गलती से माइनस हो गया था, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन बराबर फॉर्मूला। तो देखो मूलधन तो हमें मालूम है, देखो मूलधन मालूम है, 20,000 लेंगे, ब्याज मालूम है नहीं, ब्याज है हमारे, देखो ये दर है, ब्याज है नहीं है, समय है, ब्याज है नहीं है। तो ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, इसे याद कर लेना। देखो ब्याज क्या निकालेंगे, तो कौन सा ब्याज है, तो देखो 1 साल के फॉर्म में, साधारण फॉर्म में दिया गया, इसलिए देखो साधारण ब्याज है, तो उसे साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर आपका होता है, फंक्शन होता है देखो P गुना R गुना T बटा 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ठीक है। ये सब देखो अपना कक्षा 7 में, 7वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, P गुना R गुना T बटा 100। अब देखो P गुना R क्या है, ठीक है, P गुना R गुना T, तो P कितना है 20,000 गुना R कितना है, देखो यहाँ पे दर कितना है, रेट R, यही देखो R से रेट को डिकोड कर रहे हैं, R रेट दर कितना है, तो 12 है। अब देखो T कितना है, तो T ध्यान से देखोगे आप, तो T कितना है आपका, देखो यहाँ पे T है 1 बटा में आपका क्या हो गया, तो हो गया 100। अब देखो ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा, और क्या आ रहा है आपका, तो आ रहा है देखो 200 गुना 12, उधर 1 था तो 1 से 12 में करूंगा तो 12 ही हो जाएगा, तो हो गया आपका 200 गुना 12। और 200 गुना 12 जब आप करोगे तो आपका कितना होगा, तो आपका देखो होगा 2400, ठीक है। 12 दूनी 24 और 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा 2400 होता है। अब देखो अब हम इधर क्या करेंगे ना, ये हमारा आ गया, ब्याज हमने निकाल दिया, और अब हमारे पास मूलधन भी है, तो हम इसका निकाल लेंगे, क्या आएगा, तो मिश्रधन बराबर लिख लूंगा मैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला बताया था अभी आपको, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा, देखो यहाँ पे मूलधन है 20,000 प्लस ब्याज कितना लग रहा है हमें, तो ब्याज जो हमें देना पड़ रहा है वो देखो साधारण ब्याज हमारा ब्याज कितना है, तो वो है 2400। और जब 20,000 में 2400 जोड़ोगे तो आपका देखो आ जाएगा 20,000 और 2,000 कितना हो गया 22,000, और साथ में 400, तो 22,400, समझ गए। 20,000 में जब 2400 जोड़ोगे तो कितना होगा 22,400। तो देखेंगे 22,400 कहाँ पर है, तो 22,400 देखो यहाँ पर है। उसे 1 वर्ष बाद, यदि उसने अभी 20,000 रुपये लिए हैं तो उसे 1 वर्ष बाद बैंक को 22,400 रुपये चुकाने होंगे। इसलिए ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी के साथ देखो हमारा मैथ कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पिछले पार्ट 1 में 10 मैथ के क्वेश्चन किए थे, और आज हमने पार्ट 2 में 5 मैथ के क्वेश्चन कर लिए। 15 टोटल मैथ से आते हैं, 15 कंप्लीट हो गए। अब हम सभी रीजनिंग देख लेंगे, जो 5 रीजनिंग के हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। नंबर 31 31 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे सीरीज दिया गया है 2, 6, 14, 30। इस श्रेणी का हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा पद होगा, अगला पद कौन सा होगा। तो मैं पहले उस सीरीज को लिख लूंगा। सीरीज देखिए 2, 6, 14, 30 और यहाँ पे आपका देखो डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे हम सब कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 2 से यहाँ 6 है तो देखो +4 हो रहा है। ठीक है, जब आप 2 में +4 करोगे, जब आप 2 में 4 जोड़ोगे तो आपका 6 होता है। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, तो याद होगा आपको 8, 6, 14 होता है। आप सभी जोड़ोगे तो पता चलेगा कि 8, 6, 14 होता है, मतलब यहाँ पे 8 जुट रहा है। अब देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्या जुट रहा है। तो देखो यहाँ पे जुट रहा है 14 और 16 होता है 30। यहाँ पे जुट रहा है देखो आपका 16। कितने क्या हो रहा है देखो 4, 8, 16 सीधा दुगना हो रहा है। याद करो सीधा उसमें 2 से गुना हो रहा है। यहाँ पे 4 था तो इसका 4 दूनी 8, अगले वाले में 8 जुटा। यहाँ पे 8 था तो उसके अगले वाले में 8 दूनी 16 जुटा, मैंने सीधा 2 गुना हो रहा है। समझ सकते हो, सीधा 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे 4 जुट रहा था, अगले वाले में +2 × 2 हो गया, 4 दूनी 8, अगले वाले में 8 जुटा। यहाँ पे 8 जुट रहा है, देखो अगले वाले में 16 जुट रहा है, 8 दूनी 16। और अब इसके अगले वाले में भी इसका दोगुना हम जोड़ेंगे, क्योंकि 2 गुना चल रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो उसी तरह क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। मतलब हम कितना जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे 32। तो 30 और 32 कितना होता है
कितना होगा बताओ, 64 या 62? तो आपका होगा 62। 30 और 32 हो गया 62। 62 देखेंगे कहाँ पर है, तो देखो 62 दिया गया बी नंबर में, तो सही उत्तर है आपका बी 62। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दिशा परीक्षण से सवाल है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है तर्कशक्ति में दिशा परीक्षण, उससे क्वेश्चन है। क्या बोला, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी के विपरीत सुई की दिशा के वह घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत 135 डिग्री चलता है। तो चलिए बारी बारी से कर लेंगे। पहले क्या है, घड़ी बोल रहा है। ठीक है, मानिए कि हमने ये घड़ी ले लिया, नहीं अच्छा से आया है, फिर से कर देता हूँ। चलो मानिए कि हमने ये घड़ी ले लिया। ठीक है, ये घड़ी है हमारा। तो अब क्या बोल रहा है, चलिए घड़ी में पहले दिशा दिखा दिया जाए। तो दिशा देखिए, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। कहने का मतलब ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इस तरफ वेस्ट होता है, मतलब कि आपका पश्चिम होता है, और इस तरफ ईस्ट होता है, मतलब कि आपका पूर्व होता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये हाफ में जो बांटा गया, ठीक है, ये पूरा चक्कर, ये पूरा घड़ी होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा चक्कर, ये पूरा घड़ी कितना का होता है, पूरा घड़ी होता है 360 डिग्री का। और ये देखिए जो आधा आधा में बांटा गया है ना, ये आधा इस तरफ आधा, ये मत लेना, ये वाला लाइन मत देखना, ये लाइन मत देखना। ये देखो ये जो हाफ हाफ है इधर, ये जो हाफ पूरा है ये, और इधर का हाफ, ये दोनों जो हाफ है ये 180 है और ये 180 है। और ऊपर से भी देख सकते हो ये जो हाफ दिया गया, इसको मत देखो, ये बीच वाला लाइन, केवल इस वाले को देखो, ये जो दिया गया यहाँ पे, तो ये पूरा 180 और ये पूरा 180, ये पूरा अंदर वाला इस तरफ का भाग 180 और ये पूरा इस तरफ वाला भाग 180। और अगर ये चारों बात करो तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, इस तरह घड़ी में होता है। तो देखो क्या बोला है, बारी बारी से चलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि किधर कितना वैल्यू होता है, पूरा होता है 360 360 डिग्री का। ये इधर का पूरा आधा 180, इधर का पूरा आधा 180, जानते हो कि 360 का आधा 180 होता है, इधर का पूरा आधा 180, इधर का पूरा आधा 180। ये चारों घर में चलोगे तो 90 90 90। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। दक्षिण दिशा कहाँ है, देखो यहाँ पे है, और एक आदमी यहाँ पे मुंह किए खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आदमी बना दे रहा हूँ, ये मानो एक आदमी है। ठीक है, इसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री चलता है। और देखो घड़ी की सुई की दिशा क्या है, मानो यहाँ पे घड़ी होती है, याद होगा आपसे, घड़ी इस तरह से चलती है, याद है ना, घड़ी क्लॉकवाइज इस तरह से चलती है। याद करो घड़ी का कंटा ऐसे चलता है, ये इस तरह से घड़ी का कंटा इस तरफ चलता है, ऐसे चलता है घड़ी का कंटा, इस तरफ आता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इस तरह से होता है। तो घड़ी का कांटा इस तरह से चलता है, लेकिन वो बोला घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई इस तरह से चलती है और ये उसके विपरीत चल रहा है, मतलब कि वो कैसे चल रहा है, तो वो देखो ये आपका ऐसे चल रहा है। चलो ये चलना चालू किया था एक व्यक्ति, और ये भी कहाँ जा रहा था, देखो 135 डिग्री, 135 डिग्री चलता है विपरीत दिशा में 135 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री है, तो मानो ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका मानो 135 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आधा कितने का है, मैंने बताया था ये पूरा आधा 180 का, और वो चल रहा है 135 डिग्री। तो यहीं से वो स्टार्ट किया, तो 135 मानो यहाँ पे हो गया, पूरा चल जाएगा तो हो जाएगा 180, 135 मानो यहाँ पे हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री चलता है, तो यहीं से अब वो क्या कर रहा है कि वापस 180 डिग्री चल रहा है। तो वापस मानो चल रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे वापस जा रहा है, ऐसे वापस जा रहा है, पूरा 180 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 180, तो किसका 180, यहाँ से 180। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ का 180 कहाँ पे होता, 180 पूरा आधा यहाँ पे होता, लेकिन ये यहाँ से 180 है। ठीक है, ये यहाँ से 180 हो रहा है, यहीं से वापस मुड़ता है और 180 डिग्री चलता है। तो देखो यहीं से वापस मुड़ 180 डिग्री चल रहा है, तो ये देखो ये यहाँ से आया, तो मानो यहाँ पर इसका हो गया 180 डिग्री, तो ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। 180 डिग्री हम ले रहे हैं, याद रखना 180 डिग्री है, तो यहाँ से पूरा मुड़ा ये आधा चक्कर, तो 180 हो गया। अब वापस यहाँ से आधा चलता तो 180 360 हो जाता, तो ये आपका 180 हो गया। अब देखो ये 180, मैंने यहाँ पीछे 180 कैसे डिकोड किया, क्योंकि यहाँ ये पीछे रुका हुआ था और यहाँ से पूरा चल रहा है, तो आधा चलेगा, तो आधा यहाँ पर पीछे था, तो यहाँ पर पीछे ही होगा। तो अब यहाँ पे रुक चुका है। ठीक है, अब हमें बताना कि ये अभी कहाँ पे खड़ा है, तो देखो ध्यान से, ये साउथ और वेस्ट, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में खड़ा है। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से, ये अभी कहाँ पे खड़ा है, देखो ये व्यक्ति भी कहाँ पे खड़ा है, तो ये देखो ये साउथ और वेस्ट के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में खड़ा है। तो दक्षिण और पश्चिम, ये हो गया हमारा सही उत्तर। हमारा सही उत्तर हो गया 32 का सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि किसी कोड में डॉटर को
टरढौ दिया गया है, वहां देखिए लिखा हुआ है किसी कोड में डॉटर को टरढौ लिखा जाता है। चलिए क्या लिखा जा रहा है, डॉटर को लिख लूंगा मैं यहाँ पे। ये देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होता है आपका तर्क शक्ति परीक्षण में, उससे ये क्वेश्चन किया गया। देखो डॉटर, ठीक है, डॉटर को क्या लिखा जाए, टरढौ। टरढौ। अब यहाँ पे क्या है, तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा, एप्टीट्यूड को यानी ना एप्टीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड है ये, ठीक है, तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उसको बनाने का एक नियम होता है कि आपका इसी में एक सैंपल छुपा होता है। जो आपका ऊपर में जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो आपको ऊपर बताया गया है, उसी में आपको उसे नीचे वाले को बनाने का तरीका है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। इसलिए ऊपर में एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है और नीचे बोला जाता है कि अब आप उसी का उस तरह से लिखकर दिखाइए। तो ऊपर वाले में इसी का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है, डॉटर, DAUGHTER। देखो लास्ट वाले तीन डिजिट को पहले लिख दिया इन्होंने, देख सकते हो ध्यान से। TER लास्ट वाला 3 डिजिट था, इन TER को पहले लिख दिया है और बाकी उसी तरह जो बचा DAUGH, देखो DAUGH सेम मैच लिख दिया। तो उसी तरह हम भी करेंगे। एप्टीट्यूड था तो लास्ट वाला 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट वाला 3 डिजिट इन्होंने पहले लिखा था, तो हम भी लास्ट वाला 3 डिजिट UDE को पहले लिखेंगे, UDE को पहले लिख दिया। अब वापस देखो इन्होंने सेम किया था, DAUGH इधर था तो DAUGH बाद में लिख दिया था। तो सर हमारा क्या है, हमारा देखो एप्टीट्यूड, हमारा क्या एप्टीट है, तो लिख देंगे APTIT। देखो यहाँ पे बचा हुआ है, लिख दिया। तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल सोल्व हो गया है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। 34 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। हमें इस श्रेणी का अगला पद बताना है। इस तरह का आप क्वेश्चन बना चुके थे, अभी याद करो, रीजनिंग के पहले पार्ट में ही ये था। ये देखो इसका 34 में है। चलो क्या है, सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है, तो 5, 25, 125, 625, 31, 25 और यहाँ पर आपका देखो डॉट 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 निकालना है। तो देखो 5 से 25 ध्यान से देखोगे तो 5 का गुना हो रहा है, 5 पचे 25। अब यहाँ पे जब चलोगे ना तो 25 पच्चे होता है आपका 125। यहाँ पे भी देखो 5 का गुना ही हो रहा है। नहीं भरोसा है तो देख लो यहाँ पे 25 गुने 5, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देख लो आया ना 125। 25 में 5 से गुना किया तो 125। अब देखो यहाँ पे भी 5 का गुना हो रहा है, यहाँ पे भी 5 का गुना हो रहा है। समझ लो यहाँ पे देखो 125 गुना कितना कर रहा हूँ, कितना गुना हो रहा है 5 का। तो 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, हासिल 2 रहा, 5 दूनी 10 और 2 हासिल हो गया 12। अब हासिल बचा 1 और 5 एकम 5 और 1 6। देखो 125 पच्चे 625, 5 का गुना हो रहा है। उसी तरह देखो आपका 625 पच्चे ही होगा 31 25, तो इसमें भी 5 का गुना हो रहा है। अब देखो जब सभी में 5 का गुना हो रहा है तो हमें इसका मतलब जो अगला पद भी होगा उसमें 5 से गुना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 31 25 में 5 से गुना करेंगे। चलिए अगला पद हमारा ये पिछला पद क्या है 31 25, और 31 25 में 5 से गुना कर देंगे तो हमारा अगला पद निकल जाएगा। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हो गया 6 और 5 तिहाई हो गया आपका 15, मतलब 15 625। इसका सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर इसका 15 625। देख लिया आप सबने। चलो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 और रीजनिंग का आखिरी, क्योंकि आपके रीजनिंग में केवल 5 क्वेश्चन आते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 34 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और रीजनिंग का आखिरी सवाल आपसे किया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पररी को ये लिखा जाता है। चलिए क्या लिखा जा रहा है उसको देख लेंगे पहले। टेम्पोरेरी को ये लिखा जा रहा है, चलिए इधर देख लेंगे यहाँ पे EPRSAYOY और एम। देख लीजिए यही लिखा जा रहा है टेम्पररी को। और एक्सक्यूज को क्या लिखा जा रहा है, देखो एक्सक्यूज भी दिया हुआ है और एक्सक्यूज को लिखा जा रहा है PGNVXP
एक्स और पी, ये लिखा जा रहा है। हमें बताना है कि एस्योर को क्या लिखा जाएगा, ASSURE। तो देखो ये भी जो सवाल है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग से है। ये आपका रीजनिंग के तर्कशक्ति परीक्षण के क्वेश्चन नंबर के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से ही है। और देखो कोडिंग डिकोडिंग का फायदा क्या होता है ना, कि उसका आंसर आपको जो क्वेश्चन में जो हिंट दिए जाता है ना, उन्हीं में होता है। जैसे में देख लो कि यहाँ हमें टेम्पररी का ये दिया गया है और एक्सक्यूज का ये दिया गया, हमें एस्योर बराबर निकालना है। देखो एस्योर ढूंढेंगे कि ए इक्वल टू क्या दिया गया था, देखो ए इक्वल टू दिया गया था ओ। ध्यान से देखो यहाँ पे एस्योर में ए, पहले हमें ए देखना है, ए की जगह क्या लिखे। तो देखो यहाँ पे ए की जगह क्या दिया गया था, ए की जगह देखिए दिया गया है ओ, तो क्या हो गया ओ। अब है एस, एस की जगह क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे एस, एस की जगह है एक्स, दोबारा एस है तो एस की जगह एक्स ही है। अब क्या है यू, यू कहाँ पर है, देखिए यू यहाँ पे है नहीं है, यू देखिए यहाँ पे है, यू इक्वल टू क्या है भी। आर, आर कहाँ पे है देखिए, तो आर देखिए यहाँ पे, आर इक्वल टू क्या देखिए वाई है आर की जगह। और अब ई, तो ई इक्वल टू क्या देखिए यहाँ पे पी है, ध्यान से देख सकते हो ऑप्शन, तो यहाँ पे पी दिया गया है, तो ये हो गया आपका पी। तो आपका आंसर हो गया ओ एक्स एक्स वी वाई पी। देखिए ओ एक्स एक्स वी वाई पी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यही हो गया हमारा आंसर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल देखेंगे और यहाँ से हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया जीडी का। अब हम सभी 36 नंबर सवाल से आपका जनरल साइंस सामान्य विज्ञान स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। नंबर 36 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डॉट 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 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेंगे क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हाउ मेनी सेल्सियस। तो देखिए एक फंक्शन होता है, वो फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ये सूत्र होता है, इससे आप सेल्सियस भी निकाल सकते हो और फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो। ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालने का। इससे आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों निकाल सकते हो इस फंक्शन से। तो चलो इस फंक्शन पे चलेंगे। तो C/5, C तो हमें मालूम नहीं है, तो ये सेम टू सेम C/5 होगा। लेकिन देखो F मालूम है, F कितना है 32 डिग्री। चलो ये हो गया 32 और आगे था -32/9। फिर से चलेंगे देखेंगे C/5 इक्वल टू 32 में से 32 गया तो कितना बचेगा 0/9। C/5 इक्वल टू 0/9। अब देखो आप 0 में किसी भी अंक से भाग दो उसका आंसर 0 ही होता है। अब देखो यहाँ पे 0 बाई कुछ नहीं तो 1 कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो C हो गया और इक्वल टू यहाँ पे 0 से 5 गुना और कितना होगा 0, मतलब कि 0 डिग्री। तो C का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, कितना डिग्री सेल्सियस होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 37 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। तो चलिए जो हड्डी पाई जाती है मानव के पैर में वो है फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। और देखो ये रेडिस और ये अल्ना, ये दोनों हाथ में पाई जाती है और ह्यूमेरस जो है वो देखो वो कमर में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो गया, तो आंसर हो गया ए। और ए में क्या है, तो ए में है फीमर। पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो मानव के पैर में फीमर हड्डी पाई जाती है। और रेडिस और अल्ना जो है हाथ में पाई जाती है और ह्यूमेरस हड्डी जो है वो कमर में पाई जाती है। तो ये हो गया इसका उत्तर। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल किया गया है कि पत्तियां के कारण हरी होती हैं। हमें बताना है कि पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। ऑप्शन है ए हरित लवक, बी पानी, सी जाइलम और डी प्रकाश। उसका देखिए उसका सही उत्तर है हरित लवक। पत्तियां जो है हरित लवक के कारण हरी होती हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ठीक है, क्या पूछा गया निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अब देखो अक्षय स्रोत का मतलब समझ लो कि अक्षय स्रोत मतलब होता है रिन्यूएबल। ठीक है, अक्षय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा कलेक्ट करके दोबारा बना सकते हैं। रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बना जा सकते, जो दोबारा क्रिएट की जा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी हवा या डी प्राकृतिक गैस। तो ये देखिए ये सभी रिन्यूएबल नहीं है, इन सभी को हम दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन हवा को हम प्राप्त करके वापस हवा बना सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा सी। इसका राइट आंसर है देखो आपका सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40 देख लेंगे। 40 नंबर सवाल आपसे किया गया है
कि मछलियां के द्वारा श्वसन करती हैं। हमें बताना है कि मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं, किससे सांस लेती हैं। ऑप्शन है आपके पास ए गलफड़े, बी है आपका फेफड़े, सी हृदय या फिर डी त्वचा। तो देखिए मछलियां जो है मछलियां गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया ए, और वो क्या है गलफड़े। मछलियां गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। देखो ऑप्शन है हमारे पास ए CaOH, बी CaCl2, सी CaO या फिर डी है देखो CaOH2। तो देखो Ca से आपका क्या हो गया कैल्शियम, Ca से क्या होता है, तो Ca से होता है देखो आपको मालूम होगा कैल्शियम, और OH, तो OH से होता है हाइड्रोक्साइड, लेकिन OH2, तो OH2 से क्या होगा आपका, तो OH2 से होगा देखो आपका हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। हो गया आपका। चलो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ डी, और डी में क्या है आपका, तो डी में है देखो CaOH2। हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल किया गया हमसे कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो वहां पर उसके भार का क्या असर होगा। ए में उसका भार बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, बी उसका वेट घटेगा, सी में उसका वेट बराबर रहेगा, या फिर डी में सभी। तो देखो उसका वेट जो है घटेगा, ठीक है, उसका उत्तर होगा आपका बी, घटेगा। और कितना घटेगा ये भी देख लो, तो 1/6 भाग चंद्रमा पर आपका वजन घट जाता है, ठीक है, 1/6 भाग चंद्रमा पर आपका वजन घट जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पे 66 किलो के हो तो चंद्रमा पर आप जो हो 11 किलो के हो जाओगे। चंद्रमा पर जो है 1/6 भाग वजन घट जाता है, मतलब कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, तो उसका भार वहां पर, उसका वेट वहां पे घटेगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि लोहे का रासायनिक नाम होता है। हमें बताना है कि लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखो लोहे का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है Fe। लोहे का रासायनिक नाम होता है डी, नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो, और डी नंबर क्या है तो वो है Fe आयन। लोहे का रासायनिक नाम होता है Fe। हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देखेंगे। हमसे क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल किया गया है कि चूना का सूत्र क्या है। हमें चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। ए नंबर ऑप्शन है CaO, बी नंबर ऑप्शन है CaOH, सी नंबर ऑप्शन है CaOH2, या फिर डी नंबर ऑप्शन है NaOH। तो देखो इसका सही उत्तर होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना का रासायनिक सूत्र होता है। कौन सा ऑप्शन है ए, और ए में क्या है CaO, ठीक है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना का रासायनिक सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि विद्युत का सुचालक है। पूछा गया है कि विद्युत का सुचालक क्या है। ऑप्शन है ए कांच, बी कागज, सी रबड़, या फिर डी तांबा। तो देखो इसका सही उत्तर होगा डी, और डी में है तांबा। तांबा क्यों होगा, क्योंकि तांबा एक धातु है, और जितना भी धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 46 46 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि जब धातु को गर्म किया जाता है तब उसका घनत्व स्लैश है, मतलब बताना है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, क्या होता है। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है स्थिर रहता है, फिर डी है सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी घटता है। जब धातु को गर्म करते हैं तो झड़ने लगता है, और झड़ने पर जो उसका घनत्व है वो घटता है, घनत्व घटता है। चलो ये हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि रबड़ की उत्पत्ति से होती है। हमें बताना है कि रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है, रबड़ किस चीज से बनता है। ए है पेड़, बी है रेशम, सी रसायन, या फिर डी है डीजल। तो देखो इसका सही उत्तर है पेड़। आप सभी जानते हो कि रबड़ की प्राप्ति पेड़ से होती है। रबड़ का एक पेड़ होता है, इसे रबड़ का पेड़ बोला जाता है। रबड़ के पेड़ से रबड़ की प्राप्ति होती है। चलो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे। 48 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 48 किया गया है कि कंपास की सुई सदैव स्लैश दिशा दर्शाती है। बताना है कि कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है। कंपास का मतलब होता है देखो दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र सदैव कौन सी दिशा दिखाती है। ए है उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूर्व, और डी है पश्चिम। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर। उत्तर कंपास की दिशा सदैव उत्तर दिशा दिखाती है, सदैव आपका नॉर्थ दिशा दिखाती है। कंपास की सुई सदैव ए
उत्तर दिशा दिखाती है, बोला जाए तो नॉर्थ दिशा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल हमारा है, पेनिसिलिन की खोज ने की। हमें बताना है कि पेनिसिलिन की खोज स्लैश ने की, मतलब पेनिसिलिन की खोज किसने की। ए नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी नंबर है लुई पास्चर, सी नंबर है एडवर्ड जेने और डी नंबर है देखिए ल्यूएन हॉक। इसका सही नंबर उत्तर है देखिए ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अब हम सभी जीडी के लास्ट क्या जीडी के 2019 के क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। पूछा गया है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है ए लोहा, बी कॉपर, सी तांबा या फिर डी एल्युमिनियम। तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या हो गया ऑप्शन डी, और ये हो गया आपका एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए इसी के साथ हमारा जीडी का 2019 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अब हम सभी नेक्स्ट क्लास में ट्रेडमैन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ट्रेडमैन के 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।